संजय जी, सबसे पहले मैं दुष्यंत कुमार साहब का एक शेर अर्ज करना चाहता हूं। देख दहलीज से काई नहीं जाने वाली, ये खतरनाक सच्चाई नहीं जाने वाली। देख दहलीज से काई नहीं जाने वाली, ये खतरनाक सच्चाई नहीं जाने वाली। कितना अच्छा है कि सांसों की हवा लगती है, आग अब उनसे बुझाई नहीं जाने वाली। तो ये जो सच्चाई धीरे धीरे खुलकर सामने आ चुकी है संजय जी, कि नरेंद्र मोदी नाम का जो ब्रांड है वो असल में उतना ठोस नहीं है। उस भीतर से कहीं ना कहीं थोड़ा खोखलापन है, कहीं पिलपिलापन है। और कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने उसी कमजोर कड़ी पर चोट करने की तैयारी कर ली है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सीधा हमला कर रहे हैं। वे बीजेपी की बात तो दूसरे पायदान पर करते हैं, सीधे नरेंद्र मोदी या आरएसएस की बात करते हैं। ये जो कटाक्ष उन्होंने किया है राहुल गांधी ने, ये बड़ा गंभीर कटाक्ष है। पहले तो मैं कहना यह चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों को तो खुश होना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री इतने योग्य हैं, उतने लायक हैं। हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, पर उनके नेता, भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष नरेंद्र मोदी की योग्यता राहुल गांधी भी मान रहे हैं। और ये मान रहे हैं कि वे अगर सचमुच भगवान के सामने, ईश्वर के सामने भी बैठ जाएं तो ईश्वर को बता सकते हैं सृष्टि कैसे चलना चाहिए, सृष्टि में क्या हो रहा है, वे बता सकते हैं। और मैं भी ऐसा मानता हूं, मुझे इसमें कतई आपत्ति नहीं है, मुझे बिल्कुल असहमति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सचमुच में ईश्वर का अवतार हैं और वे ईश्वर को भी बता सकते हैं कि सृष्टि कैसे चल रही है, कैसे चलना चाहिए। लेकिन ये बात तो थोड़ी सी निशानेबाजी की हो गई। लेकिन तथ्य ये है कि राहुल गांधी ने उस इमेज को तोड़ने के लिए अभियान शुरू किया है, जिस इमेज के चलते, जैसा कि बिलाल भाई ने कहा, कि नरेंद्र मोदी को ऐसा मान लिया गया है कि वे आलोचनाओं से परे हैं। नरेंद्र मोदी की आलोचना यानी ईश निंदा, ईश्वर की निंदा, जैसा कि पाकिस्तान में ईश निंदा कानून है। लगभग उस तरह का भाव भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने इन 9 सालों में स्थापित कर दिया है कि प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं हो सकती। अब आते हैं बीजेपी की प्रतिक्रिया पर संजय जी। स्वाभाविक है, उनके नेता के बारे में अगर राहुल गांधी चुटकी लेंगे, कोई कटाक्ष करेंगे, सटायर करेंगे, तो उन्हें बुरा लगना चाहिए। बुरा हमें भी लगना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री पर कोई कटाक्ष करे, भले देश के विपक्ष का ही नेता क्यों ना हो। लेकिन जब जैसे ही हमें बुरा लगना शुरू होता है संजय जी, हमें स्मरण होता है कि हमारे प्रधानमंत्री तो स्वयं ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे वचन बोलते हैं विदेशों में जाकर, जो अतीत के प्रत्येक प्रधानमंत्री का अपमान है, उनकी अपनी पार्टी के प्रधानमंत्रियों का अपमान है। अटल बिहारी वाजपेयी तो 3 बार प्रधानमंत्री रहे। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की एक लंबी सूची है। मोरारजी भाई देसाई, चरण सिंह, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो जब भी नरेंद्र मोदी विदेश में जाकर ये कहते हैं कि 2014 से पहले, उनके स्वयं के अवतरित होने से पहले भारत में कुछ नहीं था। मैं पहले भी कह चुका हूं और इसको मानता हूं मैं कि 16 मई 2014 से पहले हम लोग पेड़ों की छाल लपेट कर रहते थे, चकमक पत्थर रगड़कर आग जलाते थे और कच्चा भुना हुआ मांस उसी आग पर सेक कर खा लेते थे। तो ये बड़ी कृपा हुई कि माननीय मोदी जी अवतरित हुए। लेकिन जब वे इस तरह की बात करते हैं, जब वे विदेश में देश की आलोचना कर, जी संजय राकेश जी, आपको पद्म श्री कंगना राउत की बात पे यकीन नहीं है? वो खुद कहती है कि देश में आजादी तो 2014 के बाद ही आई है एक्चुअल में। उनकी बात पर, उस पूरे कुनबे की हर बात पर विश्वास है। कंगना रनौत क्यों, भारतीय जनता युवा मोर्चा की ऋचा पाठक झांसी में, जो एक टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में कह रही थी कि हमें तो लीज पर आजादी मिली है, कंगना रनौत कहती हैं 2014 में आजादी आई है। कंगना रनौत तो अभिनेत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े नेता ने भी 2-3 दिन पहले कहा है, देश में वास्तविक आजादी तो अब मिली है मोदी जी के आने के बाद। देश में ये सब कहा जाए चलता है, आंतरिक राजनीति में ये सब वाद विवाद होते रहते हैं। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री जापान में जाकर, साउथ कोरिया में जाकर, अमेरिका, इंग्लैंड में जाकर ये कहें कि मेरे आने से पहले देश में कुछ नहीं था, वो ज्यादा बड़ा अपमान है देश का।
राहुल गांधी आज की तारीख में क्या है संजय जी? वे तो सांसद भी नहीं है, वे तो हमारी आपकी तरह एक साधारण से नागरिक हैं। वे अगर ऐसा कह रहे हैं तो बीजेपी को इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए? राहुल गांधी को इतना महत्व क्यों देती है भारतीय जनता पार्टी कि पूरी सरकार कूद पड़ती है, पूरा मंत्रिमंडल, सारे प्रवक्ता, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेकर मंडल अध्यक्ष तक और पन्ना प्रमुख तक सब एकदम आक्रामक हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है उन्हें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि इसको पॉजिटिव मोड से लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की तारीफ की है राहुल गांधी ने। एक घटना जरूर मेरे लिए चिंताजनक है संजय जी, आज के उस सैन फ्रांसिस्को के आयोजन में खालिस्तानियों ने वहां पर नारेबाजी की, खालिस्तान के समर्थकों ने। यद्यपि राहुल गांधी ने अपने गांधीवादी तरीके से मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की बात ही लगातार छेड़कर रखी, कोई प्रतिवाद उस रूप में उनका नहीं किया। उसमें ज्यादा बड़ी खतरनाक चेतावनी यह है कि उन खालिस्तान समर्थकों ने यह कहा है कि 22 जून को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी वे खालिस्तान की बात करेंगे, नारे लगाएंगे, उसका झंडा लहराएंगे, उसका बैनर लहराएंगे। ये ज्यादा चिंताजनक बात है। अब चूंकि पता बुरी बात यह है संजय जी कि खालिस्तानियों के इस प्रदर्शन को भी बीजेपी के प्रवक्ता, उनके आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय इस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं मानो वे खालिस्तान के समर्थक हैं, यानी बीजेपी के समर्थक हैं। उन्हें भी आलोचना करनी चाहिए। हमारे भारत के किसी नागरिक के सामने किसी सभा में, चाहे उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी हो या संजय शर्मा हो, उसके सामने अगर कोई खालिस्तान का बैनर लहराता है तो हम सबको चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भी चिंता करनी चाहिए। मेरा निष्कर्ष यह है कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी की अपराजेय छवि को नेस्तनाबूद करने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं और वो धीरे धीरे उसका क्षरण तो हो ही रहा है। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कैम्ब्रिज में, सैन फ्रांसिस्को में और शायद कल या परसों में कहां पर मैनहट्टन में कहां भाषण देने वाले राहुल गांधी, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के सवाल जवाब करना, भाषण देना, ये लोगों को कहीं ना कहीं तो भा ही रहा होगा कि माननीय मोदी जी तो ऑस्ट्रेलिया में 2-2, 4-4 टेलीप्रॉम्प्टर देखकर भाषण दे रहे थे। तो देश का प्रधानमंत्री भी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोले, हम लोगों को अच्छा लगेगा। छोटे छोटे कमेंट लेते हैं। राकेश जी, क्या अमेरिका में मोहब्बत की दुकान खुलेगी, क्या लगता है आपको? देखिए संजय जी, असल में राहुल गांधी अमेरिका में मोहब्बत की दुकान खोलने नहीं गए हैं, भारत में खुलने वाली अपनी मोहब्बत की दुकान का प्रचार प्रसार करने गए हैं। आज की दुनिया बहुत सिमटी हुई है, हमारी हथेली पर है पूरी दुनिया। ये ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया एक गांव है। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में घूम घूम कर अपनी बात करना, अपनी ब्रांड इमेज बनाना, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने भी किया, उनके जो मीडिया मैनेजमेंट करने वाले लोग थे 2014 से पहले किस तरह उनकी इमेज बिल्डिंग की गई थी, राहुल गांधी शायद यही कर रहे हैं कि जब वे अमेरिका में बोलते हैं, अमेरिका में जब बोलते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, वहां रैली करेंगे, तो उसकी अनुगूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी और एक ऐसे नेता के रूप में छवि उनकी बनाई जा रही है। उनके जो समर्थक और उनके जो सलाहकार हैं, सैम पित्रोदा, जिनसे आप बात कर चुके हैं, वे सब बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी के सामने समानांतर राहुल गांधी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वाभाविक है, राहुल गांधी पढ़े लिखे आदमी है, कैम्ब्रिज हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल लेते हैं, सीधे सवालों का जवाब देते हैं। दुनिया धीरे धीरे इस ओर सोचने पर विवश हो रही है कि एक ऐसा नेता जिसका भाषण देना, जिसकी वक्तृत्व कला को ऐसा माना जाता है कि वे तो बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन धीरे धीरे ये चीज भी खुलकर सामने आई ना कि वे बिना टेलीप्रॉम्प्टर के 1 मिनट नहीं बोल पाते। तो बहुत सारी समग्र कोशिशों के बाद राहुल गांधी और उनके सलाहकार, उनके समर्थक, उनका तंत्र अब ये इमेज बिल्डिंग का काम कर रहा है ताकि 2024 से पहले एक ऐसा किरदार नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो जाए जिसको विश्व जनमत भी ये कहे कि हाँ, ये एक काबिल व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है। स्वाभाविक है, काबिलियत में तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी कोई तुलना नहीं है किसी भी रूप में। मतलब सामाजिक जीवन के, राजनीतिक जीवन के जितने सवाल होते हैं, राहुल गांधी समय से पहले उन पर देश को और समाज को देते हैं, चेताते रहे हैं अभी तक। और माननीय प्रधानमंत्री की योग्यता के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो कुल मिलाकर ये पूरी कवायद 2 कारणों से है। नरेंद्र मोदी की छवि को धीरे धीरे और कतरने की कोशिश, अपनी छवि को और बेहतर बनाने की कोशिश, और आज के उनके कटाक्ष में
जो मैं मोटी लाइन समझ पाया हूं वो संदेश ये है कि उसके जरिए वे ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे की सुनता नहीं है वो कुछ सीखता नहीं है। आप देखिए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर आप सुनेंगे नहीं तो कुछ सीखेंगे नहीं। सीखेंगे नहीं। ये माननीय प्रधानमंत्री एक तरफा मन की बात करते हैं, एक तरफा उनका तो मोनोलॉग होता है, अकेले बोलते हैं, कोई संवाद करने वाला नहीं। जैसा कि आपने कहा है कि कैबिनेट में भी उनके मंत्री उनसे कोई सवाल नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर ये मैंने 2-3 बिंदु इसमें समझे हैं। भारत में इसका कितना असर होगा इसे देखने के लिए नवंबर के चुनाव और 2024 के चुनाव का इंतजार करना होगा। संजय जी।